नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी, चाहे वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या नहीं। अभी तक 60 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही थी और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। के लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको। और इसके अलावा कैबिनेट ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक और फैसला लिया है। अब हेल्थ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के समूहों की सिफारिश के बाद कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के समय में बदलाव किया गया है। फिलहाल कोविशील्ड की पहली डोज लगाने के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी खुराक दी जा रही थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने 6 से 8 हफ्ते कर दिया है। केंद्र की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतर बढ़ाने को लेकर सरकार के फैसले पर एम्स के कोविड सेंटर के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा से बात की हमारे संवाददाता अरुणा ठाकुर ने। जो इंक्रीज्ड टाइम है फ्रॉम 4 to 6 to 4 to 8, इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या होगा? बिकॉज एंटीबॉडीज की जब हम बात कहते हैं तो 14 दिन कहते हैं एक बनने की, तो इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या होगा साइंटिफिकली? आप बताइए कि जिसमें एंटीबॉडीज ज्यादा बनेंगी या पहले 100% नहीं बन रही थी। कोविशील्ड हम जानते हैं कि दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की वैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है वो किल्ड वायरस है। किल्ड वायरस सेल के अंदर एंटर नहीं करता है और उससे जो भी इम्यूनिटी जनरेट होनी है वो बाहर ही होनी है और जिसमें समय कम लगता है। क्योंकि जो हम कोविशील्ड की बात करते हैं उसमें हम एक, आपको मालूम होगा कि वो चिंपैंजी के एडिनो वायरस में स्पाइक प्रोटीन लगाते हैं। ये वायरस सेल के अंदर एंटर करता है, तो वो इम्यूनिटी जो जनरेट होनी है वो एक सेल के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट होनी है। उसके लिए इसको एक्स्ट्रा समय चाहिए, एक्स्ट्रा 2 हफ्ते चाहिए। तो ये सोचने की बात नहीं है कि कोवैक्सीन में 2 हफ्ते का समय कम क्यों है और कोविशील्ड में 2 हफ्ते का समय ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग तरह की वैक्सीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि दुनिया ने कोरोना के समय में भारत की क्षमता को देखा है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोविड काल के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि कोरोना कालखंड लॉकडाउन का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस 365 दिनों में 110 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करने को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये कितनी बड़ी बात है कि दूसरे देश के लोग भारत से कभी दवाई कभी वैक्सीन मांगते हैं। इससे भारत का सामर्थ्य कोरोना कालखंड में बढ़ा है। भारत के 135 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की विशेषताओं के बारे में बताया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना के दौरान भारत की वैक्सीन कूटनीति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मानता हूं जिसमें भारत के
सामर्थ्य का साक्षात्कार हुआ उन दिनों। ये कितनी बड़ी बात है कि दूसरे देशों के लोग भारत से कभी दवाई मांगते हैं, कभी वैक्सीन मांगते हैं, और इससे भारत का सामर्थ्य इस कोरोना कालखंड में भी बढ़ा है। भारत के 135 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। सेवा के माध्यम से किसी को भूखा नहीं सोने दिया और कोरोना को पराजित करने के लिए 135 करोड़ लोग खड़े हो गए। ये कितनी बड़ी बात थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य को खत लिखकर सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें मुख्य रूप से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही टीकाकरण अभियान पर फोकस रखने के लिए कहा गया है। जिन राज्यों में आरपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा कम है, उसे बढ़ाए जाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में ये कहा गया है कि जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उस पर नजर रखी जाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाए। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन की जानकारी वेबसाइट पर डालने और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है और आंकड़ा धीरे धीरे 5 करोड़ तक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार तक 4,84,94,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक आयु के 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के करीब 43 लाख लाभार्थियों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 78,59,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली और 49,59,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई, जबकि 82,42,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला और 29 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज दिया जा चुका है। और इसी बीच देश के 10 राज्यों में अभी भी कोरोना के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश में फिलहाल 3,45,377 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 75.15% मामले जो हैं वो 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से हैं। इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा 62.71% है। हालांकि देश में ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 1 करोड़ 12 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से 31 मार्च तक प्रदेश भर में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य में कोविड के नए रोगी आने से संक्रमण की रोकथाम के एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया गया है। और केरल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव को लेकर कल अधिसूचना जारी हो जाएगी। 31 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 3 अप्रैल तक नामांकन की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 5 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 12 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। केरल से निर्वाचित राज्यसभा के 3 सदस्यों का कार्यकाल 21 अप्रैल को उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो रहा है। इन सदस्यों में इंडियन मुस्लिम लीग, IUML के अब्दुल वहाब, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के नेता KK रागेश और कांग्रेस सांसद VLR रवीश शामिल हैं। और अब खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया की जो है वो शुरुआत हो गई। 5वें चरण के तहत राज्य की 45 विधानसभा सीटों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों के लिए 30 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 3 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। वहीं चौथे चरण की 44 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का काम भी आज शाम पूरा हो जाएगा। कल इन सीटों के लिए पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। चौथे चरण के चुनावी मुकाबले से पीछे हटने के लिए उम्मीदवार 26 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए कुल 8 चरण में चुनाव कराया जाना है। इसके लिए 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग के
सभी आयुक्तों का जो दल है वो आज सिलीगुड़ी पहुंचा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के तहत निर्वाचन आयोग के केंद्रीय दल की पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब के साथ बैठक हुई। निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त 4 पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद रहे। दोपहर के बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारियों, नोडल अधिकारियों और उत्तर बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान दक्षिण बंगाल के कई अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के जो दिग्गज हैं वो जोर शोर से इस चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा के दौरान एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी अपने वादों को पूरा नहीं करती। खुद पर हुए कथित हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान से दूर रखने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने उनके कार्यकाल में हुए कामों को गिनाते हुए जनता से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दक्षिण 24 परगना के गोसाबा जनसभा में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने यह कहा कि अफवान के बाद केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ नहीं मिला। ये पैसा भतीजा एंड कंपनी खा गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद एसआईटी बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए दिए जाएंगे, जिसका बड़ा फायदा गोसाबा क्षेत्र को होगा। अमित शाह ने यह कहा कि जो योजना केंद्र की तरफ से मछुआरों के कल्याण के लिए थी, जो योजना भेजी जाती है उसे ममता सरकार जो है वो लोगों तक पहुंचने नहीं देती। अमित शाह ने मेदिनीपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी देश में जहां जहां वादा किया हमने पूरा किया। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाया, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और दीदी ने गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। एक और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं, स्कैम बनाए। गरीबों का पैसा ये कट मनी वाले ले जाते हैं, ये बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज 13 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को मंजूर किया। पार्टी ने 5वें चरण के लिए 3, 6ठे चरण के लिए 5, 7वें चरण के लिए 2 और 8वें चरण के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की बालूरघाट विधानसभा सीट के लिए अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी को उम्मीदवार बनाया, जबकि नीरज तमांग जिम्बा दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कलिम्पोंग से सुभा प्रधान और बगदा से विश्वजीत दास को प्रत्याशी बनाया गया। कुछ और अहम खबरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में असम को जनता को आगे बढ़ाने के लिए 10 संकल्प रखे हैं। जेपी नड्डा ने आज गुवाहाटी में असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि राज्य को जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान से बचाने के लिए बीजेपी मिशन ब्रह्मपुत्र शुरू करेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि असम देश में सबसे ज्यादा तेजी से नौकरियां पैदा करने वाला राज्य बनेगा। सरकारी क्षेत्र में 2 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, जिसमें से 1 लाख लोगों को 31 मार्च 2022 तक रोजगार मुहैया कराया जाएगा। निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियों की व्यवस्था करने का भी वादा है। इसके अलावा अरुणोदय योजना के तहत 30 लाख पात्र परिवारों को महीने में 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पार्टी ने संशोधित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के माध्यम से राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का भी वादा किया है। असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें
जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने आज भी कई सभाएं की। कोट्टायम जिले के परुथुम्पारा में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अनुभवी युवाओं को साथ मिलाया है, सिस्टम में बहुत से युवा लोगों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि यूडीएफ से चुने जाने वाले विधायकों की मानसिकता, ऊर्जा और विचार अलग होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सभी लोग सच्चाई, न्याय, शांति और समृद्धि के साथ खड़े हैं। सभी लोग कांग्रेस में विश्वास रखते हैं और केरल बदलाव के लिए तैयार है। प्रदेश की एलडीएफ सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केरल में युवाओं को अपने भविष्य के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए सिर्फ एक चरण यानी कि 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजे जो हैं वो 2 मई को आएंगे। कुछ और खबरें। भारत ने अफगानिस्तान में चल रही शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है और ये कहा है कि अफगानिस्तान की जनता ने जो कुछ भी हासिल किया उससे और आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय नेतृत्व की तरफ से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को आज ये बताया गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को ये बताया कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान के विकास के लिए सहायता और समर्थन जारी रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक सहयोग, आतंकवादियों को अलग थलग करने और इलाके की शांति के लिए जरूरी बताया। अफगानिस्तान की विदेश मंत्री फिलहाल भारत के दौरे पर हैं। स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज जयंती है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में कई सांसदों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र के प्रति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सेवाओं के सम्मान स्वरूप 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उनकी इस प्रतिमा का अनावरण किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि प्रख्यात राष्ट्रवादी, स्वाधीनता सेनानी, समाजवादी विचारक और लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्म जयंती पर उनके विचारों और उनके कृतित्व को सादर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हुए ट्वीट करके कहा कि उन्होंने अपने प्रखर और प्रगतिशील विचारों से देश को नई दिशा देने का कार्य किया। राष्ट्र के लिए उनका योगदान देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने देश की राजनीति में नया दौर लाया। डॉक्टर लोहिया ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ा था और लगातार 2 बार 1952 और 1957 में फूलपुर से सांसद भी चुने गए। देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन 1931 में फांसी दी गई। इस दिन को पूरा देश शहीद दिवस के रूप में मना रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीद दिवस पर उन्हें नमन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट करके कहा, हमारी आज़ादी आपके महान बलिदान की पावन विरासत है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे यथा सामर्थ्य प्रयास अमर शहीदों की पावन स्मृति से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि आजादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है,
कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।